दिल्ली, करुणा अनाथालय। सुबह के 5 बज रहे थे और उस अनाथालय में एक लड़की की आरती की आवाज गूंज रही थी। उस आवाज को सुनकर उस अनाथालय के मालिक, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी, वो मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकले। फिर मंदिर की ओर बढ़ गए। उस लड़की की मीठी आवाज से उस अनाथालय के छोटे छोटे बच्चे भी जाग गए और वो लोग भी उठकर मंदिर में आ गए। राकेश तलवार, जो उस अनाथालय के मालिक थे, वो मंदिर पहुंचे और उस लड़की की आरती सुनने लगे, जो विष्णु जी की प्रतिमा के आगे गा रही थी। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई और वो लड़की पीछे मुड़ी तो पीछे सबको खड़ा देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो आरती की थाल लेकर सबके पास गई। राकेश जी मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोले, इतनी प्यारी आवाज सुनने के अब हम आदी हो गए हैं बेटा, और अब आप यहाँ से चली जाएंगी। पता नहीं हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जिसे सुनकर वो लड़की राकेश जी के गले लगते हुए बोली, बाबा मैं नहीं जाना चाहती, आप ही मुझे उन अनजान लोगों के पास भेज रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर राकेश जी उसे अपने सामने करते हुए प्यार से बोले, बेटा आपकी अच्छी परवरिश, अच्छी जिंदगी के लिए आपको खुद से दूर कर रहे हैं, वरना हम कभी आपको यहाँ से कहीं नहीं भेजते। वो लड़की ये सुनकर सुबकते हुए शिकायती लहजे में बोली, अच्छी परवरिश तो आप भी दे सकते हो बाबा, और जहाँ बात रही अच्छी जिंदगी की, तो मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी, जिससे मैं आपका और इन सब बच्चों का ध्यान भी रख लूंगी। उस अनाथालय में और भी लड़कियां और बच्चे थे, पर राकेश जी के सबसे ज्यादा करीब यही लड़की थी। राकेश जी इस लड़की को बहुत मानते थे, उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार देते थे। राकेश जी उसकी बातें सुनकर उसे प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा अभी आप इतनी कम उम्र में हमारा बोझ मत उठाइए, अब आप वहाँ अपनी जिंदगी खुल कर जीना और हमेशा खुश रहना। और सबसे बड़ी बात, आपने ही उस खानदान की बड़ी मालकिन की जान बचाई थी उस दिन रोड पर, जिस वजह से वो आपसे बहुत खुश हुई। और उन्हें जब पता चला कि आप उन्हीं के अनाथालय में रहती हैं, तो उन्होंने बिना देर किए हमसे आपके बारे में बात कर ली, ताकि वो अपनी जान बचाने की कीमत के बदले आपको अच्छी परवरिश दे सके। आप उन्हें पहली नजर में ही काफी पसंद आ गई बेटा। ये सुनकर उस लड़की को उस दिन मंदिर का वो हादसा याद आ गया। जब वो मंदिर से लौट रही थी, तब उसने एक बूढ़ी औरत को कार से टक्कर लगने से बचाया था। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो बूढ़ी औरत ही उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली थी। वहीं राकेश जी काफी प्यार से उस लड़की को समझा रहे थे कि तभी पीछे से किसी अधेड़ औरत की कर्कश आवाज आई, जो शायद उसी लड़की को ताने दे रही थी। वो औरत राकेश जी की बीवी सुनीता थी, जो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो लड़की बाकी सभी वहाँ की लड़कियों से ज्यादा उनके पति के करीब थी, जो सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और वो इसीलिए उस लड़की से नफरत करती थी, जबकि बाकी लड़कियों से वो अच्छा सलूक करती थी। क्योंकि उनके पति के करीब ये लड़की थी, इस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। और उस लड़की का राकेश के करीब होने का भी एक कारण था, क्योंकि वो लड़की सबसे भोली और शांत थी। वो कभी सब बच्चों या लड़कियों के जैसे जिद नहीं करती थी। वो राकेश जी की परिस्थितियों को समझती थी। ये भी एक वजह थी कि राकेश जी उसे ज्यादा मानते थे। तभी सुनीता गुस्से में उस लड़की से बोली, अगर सुबह सुबह ये नाच गाना हो गया हो, तो जाकर और सारे काम भी कर लो, क्योंकि अभी सुबह ही आ जाएंगे वो लोग जो तुम जैसी करमजली को ले जाएंगे। उस औरत की इतनी कड़वी बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, जी अम्मा हम अभी जाते हैं। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। वहीं राकेश जी गुस्से से अपनी बीवी को देखते हुए बोले, आपकी वजह से ही हम उसे दूर भेज रहे हैं।
जब से वो लड़की आई थी तब से आपने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। कम से कम जब वो जा रही है तब तो आप कुछ अच्छा बोल सकती हैं। सुनीता उनकी बात पर तमतमाते हुए बोली, वो मेरी कोई नहीं है तो मैं उससे कोई रिश्ता क्यों रखूं? आप मुझसे उसके लिए कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखा करिए। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और राकेश जी लाचारी से उन्हें देखते रह गए। कुछ देर बाद सुबह के लगभग 10 बजे 2 शानदार लंबी कार और एक वैन करुणा अनाथालय के बाहर रुकी। पहली कार के ड्राइवर ने जल्दी से बैक साइड का डोर ओपन किया और उसमें से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी निकला, जिन्होंने एक सफारी सूट पहन रखा था। तो वहीं कार की दूसरी तरफ से एक 60 साल की औरत निकली। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जवानी में काफी खूबसूरत रही होंगी। तभी दूसरी कार से एक आदमी, जिसकी उम्र 49 से 50 साल थी, जिन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था, वो निकले और उन्हीं के साथ एक 45 साल की औरत भी निकली। वो उस आदमी की बीवी लग रही थी। वहीं वैन से उनके गार्ड्स बाहर निकले, जो उनके आसपास खड़े हो गए। उनमें से बूढ़े आदमी का नाम परितोष ओबेरॉय था। वो वेल रेप्यूटेड कंपनी सिग्मा और ओबेरॉय ग्रुप के हेड थे। ऐसा माना जाता था कि इन दोनों कंपनीज की ईयरली टर्नओवर अरबों में थी, जो काफी ऊंचे मुकाम पर थी। वहीं उनकी पत्नी देविका ओबेरॉय, जो फीमेल हेड थी, और उनके इकलौते बेटे शिशिर ओबेरॉय कंपनी के चेयरमैन थे, जो इस समय अपनी बीवी बिपाशा ओबेरॉय के साथ खड़े थे। वो सब अंदर की ओर आए। उन्हें लेने सुनीता और राकेश जी आए। वो सब एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी और प्यार से मिले। भले ये लोग बड़े खानदान के थे, पर इनके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। ये सबको एक नजर से देखते थे। राकेश जी मुस्कुराते हुए परितोष जी से बोले, परितोष जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। अंदर आइए ना, आपकी बदौलत ही तो आज ये अनाथालय है। परितोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो बस कुछ रुपयों की मदद की है, इसे संभाला तो आपने है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। सभी को राकेश जी लिविंग एरिया में ले आए और सभी को बैठने के लिए कहा। सुनीता चाय नाश्ता लाने चली गई। सुनीता इतने बड़े और रईस खानदान को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। वहीं सभी हॉल के सोफे पर बैठ गए। फिर देविका जी राकेश जी से बोली, हमारी बच्ची कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं? उनकी बात पर राकेश जी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, हम भला कहाँ छिपाएंगे उनको, वो भी आती होंगी और हमें अपना वायदा याद है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। ओबेरॉय फैमिली एक नामी गिरामी फैमिली थी। इनकी फैमिली में परितोष जी के इकलौते बेटे शिशिर ओबेरॉय थे, जिनके भी बस 2 बेटे थे। वहीं देविका जी, जिसकी जान उस लड़की ने बचाई थी, उन्होंने इस बारे में पता लगाया था और उन्हें जब से पता चला कि वो लड़की उन्हीं के अनाथालय की थी, तो देविका जी ने घर में सभी से बात की और फिर उन्होंने बताया कि वो उस लड़की को अपने घर में लाना चाहती थी। अपनी जान बचाने के बदले में वो उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। उनकी ये बात जब सबने सुनी तो वो भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी बातों को कोई नहीं टालता था। इस वजह से अगले ही दिन उन्होंने अनाथालय के मालिक राकेश जी से बात की और उनसे सारी बातें बताईं, जिसके बाद फिर राकेश जी भी उनकी बात नहीं टाल पाए, क्योंकि वो भी चाहते थे उस प्यारी लड़की को अच्छी परवरिश मिले। इसलिए उन्होंने उन सबको दूसरे ही दिन आने के लिए कह दिया। अनाथालय खुद ओबेरॉय खानदान का था, जिस वजह से उन्हें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो उसकी अच्छी परवरिश नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। तभी परितोष जी ने अडॉप्शन के सारे पेपर वर्क को पूरा किया। राकेश जी ने भी अडॉप्शन पेपर पर साइन कर दिए। फिर सुनीता सभी के लिए चाय नाश्ता लाई। सभी ने चाय का कप अपने हाथ में लिया और तभी उन्हें किसी के पायल की आवाज सुनाई दी और सब ऊपर सीढ़ियों की ओर देखने लगे। तो वहाँ सीढ़ियों से
लगभग 19 साल की लड़की अपनी पलकें नीचे झुकाए धीमे कदमों से नीचे आ रही थी। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत और मासूम सी थी। होंठ बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसे थे। काले लंबे सिल्की कमर तक बाल थे और 5 फुट 3 इंच की हाइट थी। बिल्कुल लीन पर्सनालिटी थी जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। उसने इस समय एक रेड कलर का अनारकली सूट पहन रखा था और दुपट्टे को सलीके से अपनी गर्दन से चिपका रखा था। वो अपने धीमे कदमों से राकेश जी के पास आई और उनके साइड में अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। वहाँ बैठा ओबेरॉय परिवार उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ मन ही मन में किए जा रहा था। उन्हें उस लड़की का शांत भाव और सादगी काफी अच्छी लग रही थी। तभी बिपाशा जी प्यार से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, आपका नाम क्या है? वो लड़की उनकी बात सुनकर धीरे से बोली, मेरा नाम अंतरा है। उसका नाम सुनकर सब मुस्कुरा दिए। शिशिर जी ने उसे अपने पास बैठने को बुलाया। बेटा, आप आकर यहाँ बैठो और हम लोगों से बातें करो, क्योंकि अब आपको हम लोगों के साथ रहना है। अंतरा बहुत शांत और थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए राकेश जी की तरफ देखने लगी। तो राकेश जी ने हाँ में इशारा किया तो अंतरा उनके पास जाकर बैठ गई। सब उसकी घबराहट को समझ रहे थे, क्योंकि ऐसे नए लोगों के साथ खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल था। सभी उससे बहुत अपनेपन से बात कर रहे थे, उसे परायों जैसा एहसास नहीं होने दे रहे थे। अंतरा को अब अजीब महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे सभी का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बीत जाने के बाद फिर परितोष जी फिर उठते हुए बोले, अच्छा, तो अब हम अंतरा को लेकर चलते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने अंतरा को देखा। हालांकि वहाँ हर साल हर लड़की और बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए परिवार आया करता था और राकेश जी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अंतरा उनके ज्यादा करीब थी। इस वजह से उनके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। अंतरा को इतना मानने के पीछे राकेश जी के कुछ कारण थे, पर फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए सबको लेकर बाहर की तरफ निकल आए। अंतरा अभी कॉलेज नहीं जाती थी, इसलिए वो बस कुछ कपड़े पैक करके अपने साथ ले आई। जाते समय अंतरा राकेश जी के सीने से लग गई, तो राकेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वहीं परितोष जी अंतरा की उदासी देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, आप अपने घर जा रही हैं। हम सब आपके दादा दादी हैं। हम आपको अपने साथ सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आप अपना भविष्य बना सकें, अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर सकें। आप हमें अपने दादा दादी कह सकती हैं। बाकी उस घर में जो और लोग हैं, उन्हें आपको जो कहना हो वो आप कहिए। हम सिर्फ आपके भविष्य को बनाने के लिए आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। अंतरा के लिए ये सब एक्सेप्ट करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर सी बात थी, अंतरा कोई 4 साल की छोटी बच्ची नहीं थी जिसे कोई टॉफी देकर फुसला सकता था और उसे अपने साथ अपने घर आसानी से ले जा सकता था। अंतरा 19 साल की समझदार लड़की थी, जिसके लिए उस अनजान से घर में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे वहाँ के लोगों के साथ एक झिझक महसूस हो रही थी। ओबेरॉय खानदान उस अनाथालय के सबसे बड़े ट्रस्टी थे और वो हर साल कई सारे बच्चों को अच्छी नौकरी और उनके अच्छे भविष्य के लिए मदद करते थे। कई सारी अंतरा जैसी लड़कियों का उन्होंने भविष्य सुधारा था। ओबेरॉय खानदान ने अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर कभी अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उसे देविका जी की जान बचाने के बदले एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने पास रखने की बस अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी पूरी की थी। वहीं अंतरा का मकसद वहां जाने का सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ पढ़ाई करके अपने दम पर एक एनजीओ खोल ले, जिससे कि वो अपने जैसे सभी अनाथ बच्चों को उनका अच्छा भविष्य दे सके। और अपने इसी मकसद को सोचते हुए अंतरा सबके साथ कार में बैठकर अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर बढ़ गई। कैसा होगा अंतरा का नया सफर? अब क्या मोड़ लेगी अंतरा की सिंपल सी लाइफ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
2 घंटे बाद उन सबकी कार एक पैलेस के आगे रुकी और उसका नाम ओबेरॉय पैलेस था। बड़े से गेट से होते हुए उन सब की कार एंट्रेंस पर आकर रुकी। गार्ड्स ने जल्दी से आकर उन कार्स का डोर ओपन किया और सब बाहर निकले। वहीं अंतरा अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने सिर्फ आज तक किस्से कहानियों में ही ऐसे पैलेस के बारे में सुन रखा था, पर वो आज अपने सामने देख रही थी। आगे बड़ा सा गार्डन था जहाँ हर तरह के पेड़ पौधे लगाए गए थे। उसी के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था जो उस गार्डन की रौनक बढ़ा रहा था। अंतरा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी बिपाशा जी प्यार से आकर अंतरा से बोली, बेटा, इसे आज से अपना ही घर समझो। अंतरा ने उनके मुंह से बेटा सुनकर उन्हें थोड़ा झिझक से देखते हुए स्माइल किया। बिपाशा जी अंतरा की झिझक कहीं न कहीं समझ पा रही थी, जिस वजह से वो उसके कंधे पर अपना हाथ प्यार से रखकर बोली, देखो बेटा, तुम्हें यहाँ जरा भी झिझकने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हमारे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने आई हो, जिस वक्त में तुम्हें अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना है। हम तुम्हें यहाँ कोई बांध कर नहीं रखेंगे। तुम हर बात के लिए फ्री हो। तुम्हें जो दिल आए तुम वो कर सकती हो। और अगर तुम्हारा मन हमें मॉम डैड कहने का ना हो तो भी ठीक है। वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हमें किस नजरिए से देखती हो। तुम्हारी मर्जी करे तो तुम हमें अंकल आंटी भी बुला सकती हो। बाकी घर में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। तुम्हारा मन ना हो तो तुम यहाँ किसी से कोई ज्यादा रिश्ता भी मत बनाओ। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? बिपाशा जी अपनी तरफ से अंतरा की झिझक मिटाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि अभी अंतरा को अचानक से इस तरह के माहौल में ढलने से परेशानी हो रही होगी, जो कि जायज भी था। किसी अनजान से घर में अनजान लोगों के बीच रहकर खुद को उनकी तरह ढालना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। वहीं अंतरा, जो बिपाशा जी की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और वो उनकी बात को समझते हुए हल्की सी स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। ये देखकर फिर बिपाशा जी मुस्कुराई और वो अंदर की तरफ चली आई। सभी लिविंग एरिया में आकर बैठ गए। अंतरा भी उनके साथ बैठ गई। उसे इतने बड़े घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा से एक छोटे से घर में रही थी और इसलिए यहाँ उसे अजीब लग रहा था। यहाँ सब बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सभी एंटीक चीजें थीं जिनकी कीमत लाखों में थी। अंतरा ध्यान से सब देखे जा रही थी। सब उसको देखकर समझ रहे थे कि अंतरा अभी खुद को यहाँ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ नौकरों ने आकर उन लोगों को पानी और कुछ खाने को सर्व किया। अंतरा कुछ नहीं खाती तो देविका जी उससे बोली, बेटा, आप कब तक ऐसे ही शर्माओगी? कितनी बार कह चुके हैं हम सब कि इसे आप अपना ही घर समझिए, क्योंकि अब आपको यहाँ तब तक रहना है जब तक कि आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। आप पढ़ लिख कर अपने दम पर एक एनजीओ नहीं खोल लेती, उसके बाद आप यहाँ से आराम से जा सकती हैं। पर हाँ, हम सबको मत भूलिएगा, बड़ी इंसान बनकर, ठीक है? देविका जी मजाक करते हुए हंसती हैं। काफी कम लोग जानते थे कि अंतरा को आखिर इस घर में किस मकसद से लाया गया था। खुद अंतरा भी अभी इस बात से अनजान थी कि उसे आखिर इस घर में क्यों लाया गया। ये राज अभी सिर्फ एक राज था जिसे कुछ लोग ही जानते थे। तभी अंतरा अपना सिर नीचे करके प्यार से बोली, नहीं दादी, आप सबकी बदौलत ही मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी, तो भला आप सबको कैसे भूल जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और फिर देविका जी मुस्कुराते हुए ऊपर 2nd फ्लोर को देखकर बोली, आपका रूम ऊपर रेडी करवा दिया है, आप जाइए, आराम करिए, खाने के लिए हम आपको बुला लेंगे। अंतरा ने जब ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उससे आज तक किसी ने भी प्यार से बात नहीं की थी और ना ही उसकी इतनी परवाह की थी, सिवाय उसके बाबा के। पर इन अनजान लोगों की खुद के लिए ऐसी परवाह देखकर उसके दिल में उन सभी के लिए इज्जत बढ़ने लगी थी। अंतरा फिर उनकी बात पर प्यार से सभी को देखते हुए अपना सिर हिलाती है
और फिर अंतरा एक नौकर के साथ अपने रूम की तरफ चली गई। तभी शिशिर जी बिपाशा जी की तरफ देखते हुए बोले, ध्रुव आउट ऑफ टाउन गया है बिजनेस के सिलसिले में, वो शाम तक आ जाएगा। अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गए, पर तभी उन्हें कुछ याद आया और वो बिपाशा जी की तरफ देखकर बोले, और आपके साहबजादे रात के वक्त डिनर पर हमें दिख जाने चाहिए, वरना इस बार ना आप उन्हें बचा पाएंगी और ना आपकी माँ जी। उन्होंने देविका जी की तरफ इशारा किया। देविका जी और बिपाशा जी ने जब ये सुना तो उनका मुंह बन गया और शिशिर जी ऑफिस के लिए निकल गए। दादाजी अपने ऑफिस के काम से रिटायरमेंट ले चुके थे। उन्होंने अपने सारे ऑफिस के काम को अपने बेटे और पोतों पर छोड़ दिया था और खुद दादाजी के साथ अपने बुढ़ापे के उन खूबसूरत पलों को जी रहे थे। कुछ देर में परितोष जी, बिपाशा जी और देविका जी को जाते हुए बोले, आप दोनों हमारे पोते को उसके खड़ूस बाप से बचा लीजिएगा, क्योंकि आज वो 2 दिनों से घर नहीं आया है और उसका बाप उसे बिना ताने दिए छोड़ने नहीं वाला। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वहीं देविका और बिपाशा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इसी तरह सारा दिन बीत गया। अंतरा सबसे घुल मिल गई। उसे अब यहाँ अच्छा लगने लगा। वो एक लेडी सर्वेंट के साथ पूरे पैलेस में घूम रही थी और वो सर्वेंट भी अंतरा को चारों तरफ पैलेस में घुमा रही थी। तभी वो लोग तीसरे फ्लोर पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही सर्वेंट खुद डरते हुए बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अंतरा उसे ऐसे डरते देखकर बोली, पर क्यों, ऐसा क्या इस फ्लोर पर? उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट धीरे से बोली, वो मैडम ये छोटे बाबा का फ्लोर है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि बड़ी मैडम भी नहीं। अंतरा को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा और वो कंफ्यूज होकर बोली, पर ऐसा क्यों? कोई एक ही घर में रहकर ऐसे कहीं पर आने जाने से कैसे रोक सकता है? उसकी बात पर सर्वेंट उसे नीचे ले जाते हुए बोली, मैडम छोटे बाबा का अलग ही मिजाज है, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता, वो बहुत सख्त मिजाज के इंसान हैं, इसलिए आप भी अब यहाँ मत आना। अंतरा को ये बात सुनकर बहुत ही चिढ़ हुई। अंतरा ने फिर घूर कर उस फ्लोर को देखा, पर फिर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहना था। वो यहाँ सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने आई थी और उसका मकसद था सिर्फ अच्छी परवरिश पाना और भविष्य बनाना। इसलिए वो यहाँ किसी से ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। अंतरा फिर चुपचाप उस सर्वेंट के साथ नीचे आ गई। इसी तरह शाम हो गई और शाम के वक्त अंतरा गार्डन में फूलों के पास थी और सनसेट होते हुए देख रही थी। वो अपने में ही खोई हुई थी और इस बात से अनजान थी कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा था। अंतरा फाउंटेन की तरफ गई और पानी से खेलने लगी, पर तभी उसका अचानक से पैर फिसला और उसकी एक तेज चीख निकली। कुछ देर बाद उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और अपने सामने देखने लगी। वो किसी की बाहों में थी। इस वक्त अंतरा के आगे एक हैंडसम पर्सनालिटी वाला 26 साल का लड़का खड़ा था, जिसने क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और इस समय उसी ने उसे होल्ड किया था। अंतरा ने उस अनजान लड़के को देखा तो जल्दी से खड़े होकर उससे दूर हो गई। वो लड़का अंतरा को देखकर स्माइल करने लगा। उसे अंतरा बहुत ही प्यारी और मासूम लगी। वो लड़का मुस्कुराकर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, Hey, my name is ध्रुव ओबरॉय। अंतरा नमस्ते करते हुए बोली, जी नमस्ते, मैं अंतरा हूँ। ध्रुव ने उसे नमस्ते करता देख अपने हाथ पीछे कर लिए। उसे समझ आ गया कि अंतरा काफी संस्कारी थी। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से बिपाशा जी आते हुए बोली, अरे ध्रुव बेटा, तुम आ गए। उसके बाद वो अंतरा की तरफ देखते हुए बोली, अंतरा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा ध्रुव है। फिर बिपाशा जी ध्रुव से बोली, ध्रुव, ये अंतरा है, ये अनाथालय से आई है। ध्रुव स्माइल करते हुए अंतरा की तरफ देखकर बोला, जी मॉम, मैं मिला अंतरा से, पर मानना पड़ेगा आप सबकी चॉइस बहुत अच्छी है। अब कम से कम इस सुनसान से पैलेस में कोई तो आया जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, उससे लड़ झगड़ सकता हूँ और
मस्ती कर सकता हूँ। ये कहकर ध्रुव हंसता है। वहीं अंतरा ने ध्रुव की ये बात सुनकर धीरे से स्माइल किया और अपनी नजरें झुका ली। उसे अभी भी झिझक हो रही थी। तभी बिपाशा जी हंसते हुए बोली, अच्छा, अब दोनों अंदर चलो। अंतरा फिर अपनी नजर झुकाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। ध्रुव भी अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ एक ग्राउंड एरिया में दो लोगों की स्पोर्ट्स कार में रेस हो रही थी और दोनों स्पोर्ट्स कार एक दूसरे को टक्कर दे रही थी और सारी पब्लिक, खासकर लड़कियां, तेज तेज हूटिंग कर रही थी और बस एक ही नाम चिल्ला रही थी, दानिश, दानिश, दानिश। जो स्पोर्ट्स कार लिमिटेड एडिशन की लग रही थी, उसी के अंदर एक दानिश नाम का शख्स बैठा था और किसी एक्सपर्ट की तरह अपनी कार को लगभग उड़ा रहा था। उसकी आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगे हुए थे, जिस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा बहुत पावरफुल लग रहा था। सभी दानिश का नाम लेकर चिल्ला रहे थे और रेस काफी इंटरेस्टिंग हो रही थी। तभी दानिश ने एक टर्न लिया और फुल स्पीड में कार चलाकर आगे बढ़ गया और वो कुछ ही देर में उस रेस को जीत गया। सारी पब्लिक तेज तेज हूटिंग करने लगी। लड़कियां तो बस दानिश की एक झलक देखने को बेताब हुए जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, यार, ये दानिश कौन है? बहुत सुना है उसके बारे में कि वो एक हॉटेस्ट बंदा है पूरे इंडिया का। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, बस उसे जल्दी से देखना है। ऐसे ही और भी कई सारी लड़कियां दानिश के बारे में बात कर ही रही थी कि चारों तरफ शोर होने लगा। दानिश कार से बाहर निकल रहा था और सभी लड़कियां उसे देखने के लिए तुरंत ग्राउंड की तरफ चली गईं। उस स्पोर्ट्स कार में से दानिश बाहर निकला, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसने बड़े ही स्टाइल से अपनी आंखों पर पहने गॉगल्स को निकाला। सारी लड़कियां तो उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल घायल ही हो गई थी। वो सब बस यही चाह रही थी कि एक नजर दानिश उन सब पर डाल ले, पर दानिश सभी को पूरी तरह इग्नोर कर सीधे स्टेज पर ट्रॉफी लेने चला गया। दानिश एक बेहद अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी वाला रूड लड़का था। उसके अंदर काफी एटीट्यूड था। वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। लड़कियां तो उसके लिए ना के बराबर थीं। वो लड़कियों से कोसों दूर रहता था। वो स्माइल भी बहुत मुश्किल से करता था। उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच थी और उसकी हॉट पर्सनालिटी उसे एक परफेक्ट और पावरफुल इंसान बनाती थी, पर उसका फेस हमेशा इमोशनलेस रहता था। वो लड़का दानिश ओबेरॉय था, रॉयल फैमिली ओबेरॉय खानदान का सबसे छोटा बेटा और सिग्मा कंपनी का प्रेसिडेंट था। वो ऑफिस के साथ साथ अभी कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। तभी दानिश ने अपनी ट्रॉफी ली और सीधे स्टेज से नीचे आकर वहां से निकल गया। वहीं सारी लड़कियों का मुंह बन गया, क्योंकि दानिश ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा था। दानिश पार्किंग एरिया में आया और अपनी लग्जूरियस कार का गेट ओपन किया, पर तभी किसी लड़की ने उसे पीछे से हग कर लिया। दानिश वहीं रुक गया और गुस्से से पीछे पलटा। वो उस लड़की को घूरते हुए खुद से दूर कर सर्द आवाज में बोला, What the hell, रिहाना? रिहाना रॉय, जो दानिश के डैड शिशिर ओबेरॉय के दोस्त की बेटी थी और मन ही मन दानिश को बहुत पसंद भी करती थी। उसकी उम्र 24 साल थी, जो दानिश के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी फैमिली और ओबेरॉय फैमिली काफी अच्छे दोस्त थे। रिहाना काफी सुंदर थी, पर बहुत घमंड और एटीट्यूड में रहती थी। रिहाना दानिश की बात सुनकर हंसते हुए बोली, दानिश, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था ये रेस तुम ही जीतोगे और अब रेस जीती है तो चलो पार्टी करते हैं। मैं ऋतिक और शिवम को भी बुला लेती हूँ। ऋतिक और शिवम दोनों दानिश के फ्रेंड और असिस्टेंट थे। दानिश ने रिहाना को कुछ पल घूरा और कुछ सोचते हुए अपना सिर हल्के से हाँ में हिला दिया और फिर दोनों क्लब चले गए। क्या होगा जब दानिश और अंतरा की मुलाकात होगी? क्या इतने बड़े परिवार के बीच अपनी लाइफ खुलकर जी पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो पॉकेट एफएम पर।
दूसरी तरफ ओबेरॉय पैलेस में रात का वक्त था और इस समय डाइनिंग एरिया में सभी डाइनिंग चेयर पर बैठे थे और सर्वेंट्स उन्हें डिनर सर्व कर रहे थे। हेड चेयर पर परितोष जी और उनकी साइड में उनकी बीवी, फिर उनकी साइड में शिशिर, उनकी वाइफ, एंड वहीं ध्रुव भी बैठा हुआ था और उसी के साइड अंतरा चुपचाप सर झुकाए डिनर कर रही थी। शिशिर अपने डैड के जस्ट सामने वाली चेयर को खाली देखकर गुस्से में अपनी बीवी और ध्रुव से बोले, आपके साहबजादे अब इतने बड़े हो गए हैं कि रात का डिनर भी हम लोगों के साथ नहीं कर सकते। आखिर रात के समय तो वो हमारे साथ रह सकता है, कहाँ है वो अभी? बिपाशा जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि दानिश का फोन ही नहीं लग रहा था, पर ध्रुव दानिश का साइड लेते हुए बोला, डैड वो कुछ ऑफिस के काम से बाहर गया है, आप तो जानते ही हो कि उस पर कितना वर्कलोड है। शिशिर जी ने ध्रुव की बात पर उसे घूर कर देखा तो ध्रुव ने अपना सर नीचे कर लिया क्योंकि उसे पता था वो अपने डैड से झूठ नहीं बोल सकता था। तभी परितोष जी अपने लाडले पोते दानिश को बचाते हुए बोले, शिशिर तुम भी अपनी उम्र में बहुत मजे किया करते थे, अब मेरे बच्चे को करने दो, अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए तुम उस पर ज्यादा गुस्सा मत किया करो। अपने डैड की बात सुन शिशिर जी कसमसाते हुए चुप हो गए और ध्रुव ने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए अपनी आई विंक कर दी और उसके दादाजी भी मुस्कुरा दिए। इसी तरह सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए और ध्रुव भी अंतरा से गुड नाइट बोलकर चला गया। अंतरा ने भी ध्रुव को देखकर स्माइल किया और अपने रूम में चली गई। रात के करीब 1 बज रहे थे जब अंतरा को प्यास लगी। उसने अपनी आंखें खोलते हुए साइड टेबल पर रखे जग को देखा। जग खाली था, जिसे देखकर वो नीचे किचन में जाने लगी। जब वो नीचे हॉल में आई तभी उसे मेन गेट धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ डिम लाइट ऑन थी, पर तब भी अंधेरे में उसे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तभी अंतरा को एक लंबी चौड़ी परछाई घर के अंदर आते हुए दिखी, जिसे देखकर अंतरा काफी डर गई और डरते हुए बोली, कौन है वहाँ? उस इंसान के कदम उस आवाज को सुनकर रुक गए और उसने पीछे मुड़ते हुए स्टेयर्स की तरफ घूरा और वहाँ एक परछाई देखकर उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अंतरा उसे अपने पास आता देखकर डरते हुए पीछे जाने लगी और वहीं वो इंसान रोशनी में आ गया, जो कि कोई और नहीं दानिश ओबेरॉय था। दानिश अंतरा के डरे चेहरे को काफी नजदीक से देखने लगा। वहीं अंतरा डरते हुए दीवार से जाकर सट गई और थोड़ी तेज आवाज में घबराते हुए बोली, देखो कौन हो तुम और तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दानिश को अंतरा की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अंतरा फिर कुछ बोलने जा रही थी, पर तभी दानिश उसके पिंक होठों पर अपनी उंगली रखते हुए धीरे से बोला, Who are you? अंतरा उसके पास आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए वो उसके हाथ को हटाने लगी, पर दानिश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर बिना किसी इमोशन के उसकी आंखों में देखने लगा। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। अंतरा डरते हुए सीढ़ी की ओर देखने लगी ताकि कोई हेल्प कर दे उसकी, पर दानिश उसे पकड़ते हुए एक कॉर्नर में ले गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, Don't be over smart. तुम चीख या चिल्ला नहीं सकती। ये कहकर दानिश की नजरें ना चाहते हुए भी उसके पिंक होठों की तरफ जाने लगी, पर अंतरा उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाई और तेजी से जैसे ही वो चीखने को हुई, दानिश ने उसके मुंह को कसकर अपने हाथों से बंद कर दिया। अंतरा छटपटाने लगी और वो दानिश के हाथों पर तेजी से बाइट करने लगी, जिससे दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथ हटाकर एक झटके में उसके पिंक होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। अंतरा की तो सांस ही अटक गई उसके ऐसा करने पर। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी जो उसे किस कर रहा था। अंतरा उसे खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, पर दानिश उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। कुछ देर बाद जब अंतरा सांस नहीं ले पा रही थी, तब जाकर दानिश ने उसे छोड़ा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा।
अंतरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो गुस्से से दानिश को घूरे जा रही थी। दानिश ने अपने आसपास देखा, उसे अब बाहर कोई आवाज नहीं आई और तब वो अंतरा की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, Silly girl, nice to meet you and see you soon. ये कहकर वो वहां से सीधे 3rd फ्लोर पर चला गया और अंतरा शॉक्ड होकर वहीं खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी आखिर इतनी देर में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। अंतरा काफी भोली और मासूम सी लड़की थी। उसने कभी दुनियादारी में ध्यान नहीं दिया था। उसकी छोटी सी जिंदगी सिर्फ उसके अनाथ आश्रम तक ही सिमट कर रह गई थी और आज उसके साथ जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसे एक अलग एहसास हुआ। वो अभी तक सहमी खड़ी थी कि उसे किसी चीज की आहट सुनाई दी और वो अपने होश में आई। होश में आते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे और वो रोते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने डोर को लॉक किया और सीधे अपने बेड पर लेटकर अपने मुंह को तकिए में घुसाते हुए सिसकने लगी। उसने मन ही मन सिसकते हुए कहा, आखिर आप कौन हैं? और आप ऐसे कैसे बिना पूछे किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? मैं ऐसी जबरदस्ती खुद के साथ बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपना करियर बनाना है, ना कि आप जैसे बिगड़े हुए रईस लड़कों की बदतमीजी सहना। इसके बाद उसे याद आया कि वो लड़का उसी घर में था और वो कहीं बाहर नहीं गया, जिसका मतलब साफ था कि हो ना हो वो इसी घर में रहता था। अंतरा ने फिर अपने आंसू साफ किए और खुद से मुंह फुलाकर बोली, आप जो कोई भी हो, कल सुबह मैं घर में सभी को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ कैसी हरकत की है, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं। तभी वो अपनी बात बोलते बोलते ही रुक सी गई। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके आगे वो क्या कहे, कि दानिश ने उसे जबरदस्ती किस किया और वो आखिर ये बात बताए भी तो कैसे। अंतरा खुद में ही उलझी हुई थी और यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ 3rd फ्लोर के आलीशान बेडरूम में इस वक्त उस बड़े से बेडरूम में एक डिम लाइट ऑन थी। वो रूम काफी लग्जूरियस था और इस वक्त यूरोपियन काउच पर दानिश बैठा था। उसके फेस पर इस समय कोई भी भाव नहीं था। वो किसी सोच में डूबा था। तभी वो कुछ सोचते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, Not bad, silly girl. तुम काफी खूबसूरत हो, पर तुम्हारे नाजुक से चेहरे का वो डर देखकर मुझे काफी सुकून मिला। ये कहते हुए दानिश किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसके चेहरे पर रहस्यमयी भाव थे। कुछ देर बाद दानिश उठकर वॉशरूम चला गया। एक हॉट शावर लेने के बाद वो वी नेक का सिल्क बाथरोब पहने बाहर आया। वो टॉवल से अपने गीले बालों को रब करते हुए क्लोजेट में चला गया। कुछ वक्त बाद वो एक नाइट आउटफिट में बाहर आया और बेड पर जाने की बजाय उसने ग्लास डोर के विंडो को साइड किया और एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेकर बालकनी में रखे काउच पर लेट गया और एक टक तारों से भरे आसमान को देखने लगा। दानिश को चांद देखना बहुत पसंद था। वो बचपन से चांद को इसी तरह देखते आया था। चांद उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। बादलों के बीच कभी चांद छुप जाता तो कभी सामने आ जाता। दानिश को उस चांद में आज अंतरा का चेहरा दिख रहा था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। शायद इस चांद से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि इस पर तो दाग था, पर अंतरा का गोरा चेहरा बेदाग था। आज दानिश की आंखों में नींद नहीं थी। वो एक टक उस सितारों भरे आसमान को घूरे जा रहा था। इसी तरह वो रात बीत गई और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। दानिश को सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग करने का शौक था और वो सुबह जल्दी ही पैलेस के पीछे बने बड़े से ग्राउंड में हॉर्स राइडिंग के लिए चला गया। और वहीं पैलेस के अंदर एक आरती की आवाज गूंज रही थी। अभी सभी लोग सो रहे थे, पर इतनी मीठी आरती की आवाज से आज सभी की नींद बहुत ही जल्दी खुल गई थी। वहीं बिपाशा जी अपने बेड से उठते हुए मुस्कुरा कर बोली, हमें तुम जैसी ही लड़की चाहिए थी। अब तुम्हारी वजह से हमारा घर महक उठा।
शिशिर जी भी उनकी बात पर सहमति जताते हुए उठकर बैठ गए और बोले, ये बात सही कही आपने। फिर दोनों लोग फ्रेश होकर नीचे मंदिर में आ गए। मंदिर में अंतरा आरती कर रही थी। उसने एक लाल कलर का बेहद सुंदर अनारकली सूट पहन रखा था। उसके बाल अभी गीले थे और वो राम सीता जी की बड़ी सी प्रतिमा के आगे खड़ी थी। कुछ ही देर में उसकी आरती खत्म हुई और वो फिर पीछे मुड़ी तो पीछे सभी घर वालों को देखकर वो हैरान रह गई। यहाँ तक कि ध्रुव भी अपने ऑफिस के सूट में रेडी होकर खड़ा था। अंतरा उन सबको देखकर माफी भरे लहजे में बोली, वो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई। मेरी आदत है सुबह सुबह जल्दी उठकर आरती करने की। आश्रम में भी मैं इसी तरह उठती थी, इसलिए यहाँ भी नींद खुल गई और मैं मंदिर में आ गई। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर एक शर्मिंदगी सी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी वजह से सब जग गए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बड़े खानदान के लोग सुबह जल्दी नहीं उठा करते थे। अभी अंतरा अपने ही सोच में गुम थी कि देविका जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम सब तो तुम्हारी इतनी प्यारी आवाज सुनकर आज बहुत खुशी से उठे हैं। सच में हमारा दिन बन गया तुम्हारी आवाज से। दादी की ऐसी बात सुनकर अंतरा को काफी अच्छा लगा और उसने धीरे से उनकी तरफ देखकर स्माइल किया और फिर सभी को आरती दी। फिर बिपाशा जी सभी से बोली, चलिए अब आप सभी नाश्ता कर लीजिए। ये सुनकर फिर सभी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। अंतरा भी उसी तरफ जा रही थी, पर उसकी नजरें बार बार 3rd फ्लोर पर जा रही थी। उसे याद था कि कल वो लड़का वहीं गया था, तो पक्का वो इसी फैमिली का था। डाइनिंग एरिया में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा भी हमेशा की तरह ध्रुव के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। तभी शिशिर जी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए थोड़ा चिढ़कर बोले, अब आज भी गायब हैं आप सबके साहबजादे, कहाँ हैं वो? उनकी कुछ खबर भी है आप सबको? उनकी बात सुनकर ध्रुव मन ही मन बोला, ये लड़का ना पक्का मुझे जरूर एक दिन डैड से पिटवाएगा। इसे बचाने के चक्कर में मैं जरूर फंसूंगा। अंतरा जो उसके साइड में ही थी, जिस वजह से उसने ध्रुव की बात सुन ली थी, और वो भी अब जानना चाहती थी कि आखिर इस घर का वो छोटा बिगड़ा हुआ लड़का था कौन। ध्रुव फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, डैड वो बस आता ही होगा। उसकी बात पर जैसे ही शिशिर जी कुछ बोलने को हुए कि तभी पीछे से किसी की अट्रैक्टिव आवाज आई, आता होगा नहीं भाई, आ गया। उस आवाज को सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे। वहीं अंतरा उस आवाज को सुनकर एक बार फिर अंदर तक सहम गई, क्योंकि ये उसी लड़के की आवाज थी जो कल उसके साथ था। अंतरा ने उसे देखने की फिर दोबारा हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर नीचे करके पोहा खाने लगी। उसे तो अब कुछ भी निगला ही नहीं जा रहा था। दानिश उन सब के पास आया और सीधे हेड चेयर के बिल्कुल सामने की चेयर पर बैठ गया। वो भले ही छोटा था, पर उसका रुतबा उस घर में ध्रुव से भी ज्यादा था, क्योंकि उसका रौ भी ऐसा था। वो सबसे ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। इस वक्त वो एक ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट में था, और उस आउटफिट में उसकी मस्कुलर बॉडी ग्रीक गॉड की जैसी लग रही थी। वो काफी टॉल और नेचुरल लग रहा था। दानिश के आते ही सभी के फेस पर एक स्माइल आ गई। तो वहीं शिशिर जी उसे घूरते हुए बोले, कल कहाँ गायब थे तुम? दानिश ने अपनी नजरें अभी तक नीचे की हुई थी। वो आराम से बैठते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, डैड कल एक कार रेसिंग थी और बेट लगी थी, जिस वजह से जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर फिर शिशिर जी उसे घूरते हुए चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दानिश को कार रेसिंग का बहुत क्रेज था और वो उसके लिए उसे कुछ नहीं कह सकते थे। उसके बाद दानिश जब अपने नाश्ते का एक बाइट करने जा रहा था, तभी उसे अपनी साइड वाली चेयर पर एक चेहरा दिखा। उस चेहरे को देखकर दानिश खाते हुए रुक गया और अंतरा को तिरछी निगाहों से घूरने लगा, जो इस समय बहुत शांति से धीरे धीरे पोहा खा रही थी, और अंतरा के हाथ थोड़े कांप से रहे थे, जो शार्प माइंडेड दानिश से छुप नहीं सका। उसके चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कुराहट आ गई
अंतरा उसकी साइड में ही थी और उसे फील हो रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान उसे घूर रहा था। अंतरा की पकड़ उसके स्पून पर कस गई। तभी उन सबको बिपाशा जी की आवाज आई, जो शायद दानिश से ही कुछ कह रही थी। क्या अंतरा दानिश की हरकत के बारे में सबको बता पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, पॉकेट एफएम पर। बिपाशा जी ने अंतरा को मिलवाते हुए दानिश से बोली, दानिश, ये अंतरा है जिसने दादी की जान बचाई थी और अब ये हम सब के साथ ही रहने वाली है। दानिश ने कैजुअली अंतरा के चेहरे को देखा और भावहीन होकर बोला, वेलकम मिस सिली गर्ल। सिली गर्ल उसने धीरे से कहा था, जो सिर्फ अंतरा ने ही सुना था। ये कहकर दानिश हल्की सी स्माइल करते हुए फिर ब्रेकफास्ट करने लगा और वहीं उसके मुंह से खुद के लिए सिली गर्ल नाम सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गईं और उसने मन ही मन दानिश को कोसते हुए कहा, ये अपने आप को समझते क्या है? आखिर ऐसे कैसे मुझे इस नाम से बुला सकते हैं? क्या करूं मैं इनका? वो मन ही मन खुद से ही कहे जा रही थी कि उसे एक बार फिर बिपाशा जी की आवाज सुनाई दी, जो उसी से कह रही थी, अंतरा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा दानिश है। अंतरा ने अभी तक अपनी नजरें उठाकर दानिश को ठीक से नहीं देखा था और फिर वहीं बिपाशा जी के मुंह से छोटा बेटा सुनकर अंतरा को तो जैसे अब इस घर से भाग जाने का मन कर रहा था। उसे खुद की ही किस्मत पर अब रोना आ रहा था, पर उसने अपने चेहरे से कुछ जताया नहीं और बिना अपनी नजरें उठाए धीरे से में जवाब दिया। दानिश की उसे खुद की तरफ एक बार भी न देखता नोटिस करके भौहें तन गई और उसने लगातार अंतरा को देखते हुए मन ही मन कहा, ओह, तो सिली गर्ल के अंदर एटीट्यूड भी है, इंटरेस्टिंग। ये कहकर वो फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी ध्रुव ने खाते हुए दानिश से पूछा, तो आज कॉलेज या ऑफिस जाओगे दानिश? दानिश ने कैजुअली जवाब दिया, कॉलेज, क्योंकि ऑफिस का काम मेरा असिस्टेंट कुछ दिन संभालेगा और मैं अब कॉलेज जाऊंगा। दानिश ने बहुत कम उम्र से ही फैमिली बिजनेस को संभाल लिया था, जिस वजह से वो अपने मास्टर्स अब कर रहा था। ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से उसने विदेश से मास्टर्स नहीं किया और यहीं खुद के ही कॉलेज से मास्टर्स करने लगा और इस बार उसका लास्ट ईयर था। उसकी बात सुनकर ध्रुव अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, अंतरा, तुम दानिश के साथ ही कॉलेज चली जाओ और सब वहाँ का देख लो, फिर आज से ही ज्वाइन कर लो। वो हमारा ही कॉलेज है, जिस वजह से हमने पहले ही तुम्हारे लिए बात कर ली है। उसकी इस बात से अंतरा खुश तो हो गई कि वो अब सबकी तरह कॉलेज जाएगी, पर दानिश के साथ जाने की बात सुनकर उसके गले में खाना अटक सा गया और वो खांसने लगी। दानिश, जो कि काफी देर से उसे ही नोटिस कर रहा था, अंतरा को ऐसे खांसता देखकर उसने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया, पर उससे पहले ही ध्रुव उसे पानी पिलाने लगा। अंतरा भी जल्दी जल्दी पानी पीने लगी, पर वहीं दानिश को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अंतरा का यूं ध्रुव के हाथ से पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे एक जलन सी महसूस हुई, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर उसकी पकड़ ग्लास पर कस जरूर गई थी और उसकी नजर सिर्फ ध्रुव के उन हाथों पर थी जिससे उसने अंतरा की पीठ को रब किया था। कुछ देर बाद अंतरा नॉर्मल हो गई और धीरे से ध्रुव से बोली, आप नहीं चल सकते क्या हमारे साथ? अगर आपको काम ना हो तो प्लीज आप चलिए, आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी का भी ध्यान अभी दानिश के ऊपर नहीं गया था और वहीं दानिश अब तक पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुका था अंतरा की बात सुनकर। उसकी बात पर ध्रुव ने उसे प्यार से कहा, अंतरा, मुझे अभी मीटिंग में जाना है, तुम दानिश के साथ जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात पर देविका जी ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, दानिश के साथ चली जाओ, वो तुम्हें कॉलेज तक अच्छे से पहुंचा देगा। अंतरा अब कुछ नहीं कह सकती थी, उसे अब दानिश के साथ ही जाना था। वो अपना मुंह जैसे ही ठीक है बोलने के लिए खोलने वाली थी कि उसे एक तेज स्पून की पटकने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो थोड़ा घबरा गई।
क्योंकि वो आवाज उसके साइड से आई थी जहां दानिश बैठा था। दानिश को अंतरा का ध्रुव से ऐसे प्यार से बात करना और उसकी तरफ ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद उसे अंतरा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और वो उसके लिए अभी से पॉजिटिव हो गया था। दानिश काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। अगर वो किसी चीज को अपना कह दे तो वो चीज बस उसकी ही हो जाती थी। उसके ऐसा करने से सभी उसकी तरफ ना समझी में देखने लगे। वहीं दानिश सभी को इग्नोर करते हुए अंतरा से ऑर्डर भरे लहजे में बोला, मैं बाहर हूँ, अगले 2 मिनट में तुम बाहर आ जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। दानिश के ऐसे बिहेवियर से सभी घर वाले वाकिफ थे। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था, इसलिए फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। पर देविका जी के चेहरे पर एक अनकही मुस्कुराहट थी। फिर ध्रुव ने अंतरा से कहा, तुम अब जाओ, उसे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंतरा को अब दानिश जैसे सनकी इंसान से डर लगने लगा था। उसका मन नहीं था उसके साथ जाने का, पर सबके कहने पर वो उठी और फिर हाँ में सिर हिलाकर अपने बैग को लेकर बाहर चली गई। गेट पर एक न्यू ब्लैक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी और उसी से टिककर दानिश अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। दानिश की पर्सनालिटी कमाल की थी। वो उस धूप में एक अलग तरह से ही शाइन कर रहा था और अंतरा ने अभी तक आंखें नीचे कर रखी थी और अपने बैग को कस कर पकड़कर उसके पास धीरे धीरे जा रही थी। दानिश को कदमों की आहट हुई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां अंतरा उसी के पास आ रही थी। उसे देखते ही दानिश के चेहरे के भाव बदल गए और वो उस इंसान का कॉल कट करके अंतरा को घूरने लगा। अंतरा उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। दानिश उसे घूर कर देखते हुए बोला, मुझ में कांटे लगे हैं जो मुझसे इतना दूर होकर खड़ी हो। उसकी बातों में एक चिढ़ और तंज दोनों था। अंतरा को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई और वो फिर बिना उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हमें अब चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर दानिश का पारा और चढ़ गया और उसे फील हुआ कि अंतरा ने उसकी बातों को इग्नोर किया, जिस वजह से वो उसके करीब जाने लगा। अंतरा की जान जैसे सूखने लगी उसे खुद के पास आता देखकर। वो जब तक पीछे हो पाती तब तक दानिश उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं जो पूछा करूं उसका जवाब मुझे दिया करो, वरना तुम सोच नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। अंतरा एकदम से सहम गई उसकी बात सुनकर, पर वो खुद को संभालते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी ऐसी बदतमीजी सहन नहीं करूंगी, समझे आप? दानिश का इरादा अंतरा को छोड़ने का लग ही नहीं रहा था और उसकी पकड़ अंतरा की नाजुक कलाई पर कस गई। अंतरा की आंखें अब नम हो गईं। उसे दानिश किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। तभी दानिश ने उससे दांत पीसते हुए कहा, लुक एट मी सिली गर्ल। अंतरा ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, जिस वजह से दानिश को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा से अब दानिश की ये जबरदस्ती सहन नहीं हुई और उसने दानिश की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? जब से आप मिले हैं तब से मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मुझे आप जरा भी पसंद नहीं, मुझे आपकी शक्ल तक देखना मंजूर नहीं, छोड़िए मुझे। ये कहकर अंतरा खुद के हाथ को दानिश से छुड़ाने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बातें सुनकर गुस्से से अपनी पकड़ उसकी कलाई पर कसने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अफसोस अब तुम्हें दिन रात मेरी यही शक्ल देखनी पड़ेगी सिली गर्ल, और जो मैं अब कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये कहकर दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आगे बोला, तुम अब से मेरी राइट साइड वाली चेयर पर बैठकर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब करोगी और तुमको अब से जो भी काम होगा वो मुझसे कहोगी आकर। और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो कल रात को हुआ वो फिर से हो सकता है, इसलिए मेरी बातों को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना सिली गर्ल। दानिश के लहजे में धमकी सुनकर अंतरा हल्की सी कांप गई। वो परेशान हो चुकी थी। उसे दानिश की हरकतें और बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे दानिश की बातों से डर लग रहा था। वो मन ही मन अब इतना सोच चुकी थी कि वो जल्द से जल्द देविका जी को दानिश के बारे में सब बता देगी।
जिससे दानिश शायद उसका पीछा छोड़ दे। अंतरा मन ही मन ये सोच रही थी कि उसे दानिश की जलती नजरें खुद पर महसूस हुई और उसने फिर दानिश को देखा। फिर अंतरा ने इस वक्त बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए खामोशी से अपना सिर हिला दिया। उसकी हामी भरने से दानिश ने उसे छोड़ दिया और फिर उसके गाल को हल्के से टच करके बोला, That's like my silly girl. और फिर उसे लेकर कार में बैठ गया। वहीं अंतरा चुपचाप उसके साथ बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। वो खामोशी से विंडो से सट कर बैठी थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो उसकी हर एक चीज डिसाइड करेगा। वो अब किसी तरह देविका जी से बात करके दानिश से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहती थी और जिसके लिए आज रात को ही वो उनसे बात करने वाली थी। कार में शांति थी। दानिश कार काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से अंतरा ने कसकर अपनी सीट बेल्ट पकड़ रखी थी, जिसे खुद दानिश नहीं लगाई थी क्योंकि अंतरा को ये लगाना नहीं आता था। वहीं अंतरा दानिश से बात तक नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उससे ये भी नहीं कहना चाहती थी कि वो कार की स्पीड स्लो कर दे। वो अपनी आंखें कसकर बंद किए अब सिर्फ कॉलेज पहुंचने का इंतजार करने लगी और वहीं दानिश बिल्कुल बेफिक्र होकर कार चला रहा था। वो साइड मिरर से अंतरा की हालत नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी और उसने एक यू टर्न के साथ कार की स्पीड को और भी तेज कर दिया। अंतरा की सांसें अब उसके गले में अटक गईं। उससे अब और रहा नहीं गया, जिस वजह से उसने चिल्लाते हुए कहा, कार रोकिए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। आप अभी के अभी कार रोकिए। दानिश को उसकी बात सुनाई दे रही थी, पर तब भी उसने उसे टीज करते हुए कहा, क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ा ठीक से बोलो सिली गर्ल। अंतरा उसके साइड वाली पैसेंजर सीट पर ही बैठी थी, जिस वजह से उसे ये तो पता था कि उसने जितना तेज बोला था उसे दानिश आराम से सुन सकता था, पर वो तब भी ऐसे कह रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कार की स्पीड से बहुत डर भी लग रहा था। उसे समझ आ रहा था कि दानिश उसे तंग कर रहा था। वो दानिश से चीखते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कार रोकिए, वरना मैं कूद जाऊंगी इस कार से। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? बोलिए। अब क्या नया तूफान लाने वाला है दानिश अंतरा की लाइफ में? कैसे करेगी अंतरा आने वाले अनजान खतरों का सामना? और क्या अंतरा जिस मकसद से ओबरॉय परिवार में आई उसे वो कभी हासिल कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दानिश से कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे सीधे लहजे में बात करते थे और बाहरी तो उससे कभी नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते थे। दानिश का रुतबा और नाम काफी ऊंचा था, पर अभी अंतरा का उससे ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से से अपनी कार एक ही झटके में रोक दी, जिससे अंतरा संभल नहीं पाई और जैसे ही वो डैशबोर्ड से टकराने वाली थी वैसे ही दानिश ने उसका सर अपने हाथों से कवर कर लिया और अंतरा को कोई चोट नहीं आई। पर जब अंतरा को फील हुआ कि दानिश ने उसे टच किया तो वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे। आप ना ही मेरे पास आया करिए और ना ही मुझे छूने की कोशिश किया करिए। मुझे आपका टच जरा भी नहीं पसंद। अंतरा की बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वहीं दानिश को अंतरा का ऐसे उसका हाथ झटकना पागल कर गया। वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर एक झटके से अंतरा की दोनों बाजुओं को पकड़कर गुस्से से बोला, What the hell are you doing? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? एक तो तुम्हें बचाऊं भी और ऊपर से तुम्हारे नखरे भी देखूं। तुमने दानिश ओबरॉय को समझ कर रखा है। दानिश की आंखों में गुस्सा था। अंतरा भी उसी गुस्से भरे लहजे में जवाब देते हुए बोली, मैंने नहीं कहा आपको कि आप मुझे बचाएं और मैं कोई नखरे नहीं दिखा रही। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। दानिश को अंतरा की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने दांत पीस कर कहा, बदतमीजी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? हाँ, पर अभी तो मैंने कोई बदतमीजी की ही नहीं।
लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें दिखाऊं कि बदतमीजी आखिर होती क्या है। उसकी बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई। वहीं दानिश से आज तक किसी ने जुबान नहीं लड़ाई थी, पर अंतरा का उसे ऐसे जवाब देना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। अंतरा बाकी लड़कियों के जैसे उसके पीछे पागल नहीं थी और उससे बराबर लड़ रही थी, जो दानिश को मजबूर कर रहा था उसके करीब आने पर, क्योंकि अंतरा बाकियों से उसे बेहद अलग दिखी। दूसरी तरफ अंतरा के बाजुओं में दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसने कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे आखिर? मैं तो अभी आपको जानती तक नहीं, तब भी आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप मुझे सालों से जानते हो। अंतरा की सालों से जानने वाली बात सुनकर दानिश के दिमाग में कुछ आकर गुजर गया और उसने एक झटके से अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा उससे छूटते ही अपनी बाजुओं को सहलाने लगी। उस पर दानिश की उंगलियों के निशान छप चुके थे। दानिश की पकड़ काफी मजबूत थी, पर अंतरा को दानिश सिर्फ शैतान लगता था। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने आप को संभाला और दानिश से अपना मुंह फेर लिया। दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा, जो अपने दुपट्टे से अपने बाजुओं को कवर कर रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी। दानिश ने उससे अपनी नजरें हटा ली और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में दानिश की चमचमाती स्पोर्ट्स कार कॉलेज के अंदर पार्किंग एरिया की तरफ पहुंची। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, जो ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था। उसके महंगे गेट से ही पता चल रहा था कि इस कॉलेज में सिर्फ अमीर और रईस खानदान के बच्चे ही पढ़ सकते थे। अंतरा कार की विंडो से ही उस कॉलेज को एक अलग ही खुशी के साथ देख रही थी। आज से पहले उसने ये सब बड़े बड़े कॉलेज सिर्फ टीवी में ही देखा था, और तब वो भी सोचा करती थी कि क्या वो भी कभी ऐसी जगह पर पढ़ पाएगी। वो तब अनाथ आश्रम में रहती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 12th के बाद की पढ़ाई कर सके, जिस वजह से वो बहुत उदास और मायूस हो जाया करती थी। पर अब उसके सारे सपने सच होते नजर आ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में 1000 तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। वहीं दानिश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो कार को अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया में ले गया और वहां पार्क की। अंतरा ने उससे दूरी बना रखी थी। दानिश ये नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कार से उतरकर उसने अंतरा के साइड का गेट ओपन किया। उसमें से अंतरा बाहर आई। उसे अभी इस कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से अभी ना चाहते हुए भी उसे दानिश को फॉलो करना था, क्योंकि दानिश ही उसे सब बताने वाला था। दानिश अपनी एरोगेंट आवाज में अंतरा से बोला, मुझे फॉलो करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारी क्लास कहाँ है। उसकी बात पर अंतरा ने उसे इग्नोर करते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया और वहीं दानिश ने अपनी मुट्ठियां बना ली और सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगा। दानिश की हाइट अंतरा से काफी लंबी थी, जिस वजह से दानिश तेज चल रहा था और अंतरा उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी। फिर अंतरा ने थोड़ी तेज स्पीड से दानिश को फॉलो किया। दानिश के कॉलेज में एंटर होते ही लड़कियां तो जैसे अपना काम ही करना भूल गईं और उसी के आसपास किसी मधुमक्खी की तरह मंडराने लगीं। सभी लड़कियों के लिए दानिश उनका प्रिंस चार्मिंग था और सभी उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। पर दानिश का कोल्ड ऑरा देखकर ही कोई उसके पास जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता था। दानिश अपने रॉब में अंदर जा रहा था और अंतरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहीं सभी दानिश और अंतरा को एक साथ जाता देख हैरान थे कि दानिश ओबरॉय एक लड़की के साथ था, और ये लड़की आखिर थी कौन। सब अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लड़की दानिश के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि दानिश कभी किसी लड़की के साथ नहीं दिखा था। सिर्फ रेहाना ही थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके अलावा आज एक नई लड़की दानिश के साथ थी। ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी, पर दानिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंतरा अभी कॉलेज लाइफ से और वहाँ की होने वाली गॉसिप से अनजान थी। वो कॉलेज ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था, जिस वजह से कोई मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, और खुद परितोष जी ने इस कॉलेज के डीन से बात करके अंतरा की सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी थी। अभी वो बाहर ये बात नहीं पहुंचने देना चाहते थे कि अंतरा उनके घर में रहने आई थी। वो शायद किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वहीं दानिश जब कॉलेज के कैंपस में पहुंचा तो
तो उसने एक चीज नोटिस की और वो नोटिस करते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने देखा वहाँ के लड़के सिर्फ अंतरा को ही घूरे जा रहे थे, जो दानिश को गंवारा नहीं था। अंतरा काफी सुंदर थी और नाजुक सी थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा, जो उसके रुक जाने से खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से घूर रही थी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा और अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसे दानिश का बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आया। तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उन सभी लड़कों को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम सब यही सोच रहे हो कि ये लड़की कौन है और मेरे साथ क्या कर रही है? राइट। तो मैं तुम सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। शी इज माई गर्ल। तो अब अगर किसी ने भी इसकी तरफ अपनी नजरें उठाई तो मैं उन सब की आंखें निकाल लूंगा। ये सुनकर वहाँ एक सन्नाटा छा गया। सभी लड़के और लड़कियों के मन में कुछ देर पहले जो सवाल था अंतरा को लेकर, दानिश ने वो सब एक ही लाइन में क्लियर कर दिया था और अब उन सब ने अपनी नजरें झुका ली थी। दानिश कॉलेज का एक बैड बॉय था जिससे सब दूरी बनाकर ही रखते थे, जिसके बाद पूरा कैंपस खाली हो गया। सब वहाँ से जा चुके थे। वहीं अंतरा शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ दानिश की कही बातें सुनती रह गई। तभी दानिश उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बोला, लुक, तुम्हें मुझसे सिली क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों अपनी गर्लफ्रेंड कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ कोई तुमसे उलझे। मेरे साथ तुम्हें देखकर लोग तुम्हें जरूर परेशान करते, इसलिए मैंने उन्हें ये झूठ कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिससे अब कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। So, you just calm down, silly girl. दानिश की बात सुनकर अंतरा को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि भले ही वो अनाथालय में रहती थी, पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्यार का मतलब वो बखूबी समझती थी, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ आए दिन कुछ न कुछ इन सब के बारे में उसे बताती थी, जिस वजह से वो ये सब जानती थी। जिसके बाद अंतरा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं समझ गई, पर अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं ना। प्लीज मुझे मेरी क्लास बता दीजिए जिससे कि मैं पढ़ने जा सकूं। दानिश ने उसे कुछ देर घूरा और फिर वो उसे वहां से उसकी क्लास की तरफ लेकर बढ़ गया। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास के बाहर आकर दानिश रुका। अंतरा अभी बीए की फर्स्ट ईयर में थी, वहीं दानिश मास्टर्स के लास्ट ईयर में था, पर वो कॉलेज बहुत कम आया करता था। उसका आधे से ज्यादा समय ऑफिस और बिजनेस में जाता था। तभी दानिश को ऋतिक का कॉल आया, जो उसका असिस्टेंट भी था। दानिश उसके कॉल को देखकर अंतरा को समझाते हुए सख्त आवाज में बोला, ये तुम्हारी क्लास है और वहाँ किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी से फ्रेंडली होने की। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आकर सीधे कहना। अब मैं जा रहा हूँ। टेक केयर सिली गर्ल। अंतरा का मुंह बन गया दानिश की ये सारी बातें सुनकर। फिर उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और सीधे क्लास में चली गई। वहीं दानिश उस कॉल को पिक करते हुए वहां से चला गया। अंतरा जब क्लास के अंदर पहुंची तो वो वहां इतने सारे लड़के लड़कियों को देखकर हल्का सा घबरा गई। क्लास के सभी लड़कियां और लड़के उसे ही देखे जा रहे थे। हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंतरा को कुछ भी कहने की। वहीं लड़के तो अंतरा की सिंप्लिसिटी को देखकर ही उसके दीवाने से हो गए थे, क्योंकि अंतरा सिंपल से कपड़ों में भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। और वहीं जितनी लड़कियां थीं, सब अमीर घराने से थीं और सभी ने हाई क्वालिटी के मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे, पर तब भी उन सब की आंखों में अंतरा की खूबसूरती खटक रही थी। अंतरा ने एक नजर पूरी क्लास को देखा। उसे महसूस हुआ कि सब उसे ही घूर रहे थे। अंतरा उन सबको फिर इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठने को हुई, वैसे ही उस सीट पर बैठी एक लड़की ने अपना बैग उस तरफ रखकर बड़े ही घमंड में अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम जैसे लोगों को इस हाई प्रोफाइल वाले कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? क्या अब यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों को भी एडमिशन देने लगे? ये कहकर वो लड़की, जिसका नाम श्रेया देसाई था, वो हंसने लगी। श्रेया मिनिस्टर की इकलौती बेटी थी। वहीं अंतरा उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी
जो बिना वजह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करें। अंतरा ने एक नजर श्रेया के बैग को घूरा जो जबरदस्ती उस जगह रखा हुआ था। फिर उसने श्रेया को देखा जो उसे एटीट्यूड से देख रही थी। अंतरा ने फिर बहुत ही अच्छे से उस बैग को उस जगह से उठाया और सीधे पीछे वाली डेस्क पर फेंक दिया और अपने बैग को उस डेस्क पर रखते हुए वहीं बैठ गई। उसकी इस हरकत पर पूरी क्लास दंग थी। सब चुपचाप अंतरा को देखने लगे और वहीं श्रेया अपने बैग के फेंके जाने की वजह से गुस्से से अंतरा की तरफ बढ़ी और उस पर जैसे ही अपना हाथ उठाने को हुई, अंतरा ने एक झटके से उसके हाथ को पकड़कर दूर झटक दिया और फिर वो श्रेया से गुस्से में बोली, मैं तुम लोगों के जैसे इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती, पर मेरी सोच तुम जैसे लोगों से कई गुना ऊपर है। तुम लोग ना जितने अमीर होते हो, तुम्हारी सोच उतनी ही नीची होती है। पैसों के आगे तुम्हें सामने वाले का कुछ नहीं दिखता। पर एक बात ध्यान से सुनो, मैं बाकियों के जैसी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उससे 2 गुना तोड़ दूंगी। उसकी ऐसी बातें पूरी क्लास चुप होकर सुन रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतनी डेयरिंग होगी जो क्लास की सबसे पॉपुलर और दबंग लड़की श्रेया देसाई से ऐसे बात करेगी। क्या अंतरा के दिल में भी जागेगा दानिश के लिए कुछ एहसास? क्या सच में बोला दानिश ने अंतरा को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड? क्या अंतरा कर पाएगी अपने सपनों को पूरा? क्या बनेगा कोई अंतरा जैसी सिंपल लड़की का दोस्त इस कॉलेज में? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।